हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। भाई मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये हमारा चल रहा है टॉपिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। राइट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही एक मोटर है रिपल्सन मोटर। तो ये हम लास्ट वीडियो बनाई थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिपल्सन वीडियो भी रिपल्सन मोटर भी चार तरह की होती है। जो लास्ट वीडियो थी हमारा, उसमें इंट्रोडक्शन था, एप्लीकेशन था और उसका कंस्ट्रक्शन था मोटर का, ये भाई बनी कैसी होती है। तो उसी में लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर्स। तो गाइस, ये चार तरह की होती हैं और जिसमें लास्ट वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं प्लेन रिपल्सन मोटर। और आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। राइट, तो कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर का डायग्राम हमने बनाया हुआ है और ये डायग्राम जो लास्ट वीडियो को था मैं बताऊंगा उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, इससे फायदा ये होगा कि आप डायग्राम को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं आप लोगों को। अगर याद है, जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे तो क्या था उसमें, आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड में क्या करते थे, एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग का इस्तेमाल करते थे। और वो कंपनसेटिंग बाइंडिंग हमारे आर्मेचर के सीरीज में होती थी। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंपनसेटेड। देखिए, इस नाम से आप भूलेंगे नहीं कि डायग्राम हमें कैसा बनाना है। कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर यानी कि इसमें कंपनसेटिंग बाइंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। राइट, और लास्ट वाली वीडियो में जो बता रहा था मैं आपसे कि डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। कितना फर्क है कि इसके अंदर कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं है। जो मैंने इसमें रेड कलर की दिखाई है ना, ये बाइंडिंग उसमें नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया है प्लेन रिपल्सन मोटर, यानी सिंपल है एकदम। ओके, तो अगर हम ये रेड कलर की बाइंडिंग को हटा दें तो ये बन जाएगी हमारी प्लेन रिपल्सन मोटर। ओके, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम फिर पीछे जाएं डीसी मोटर पे, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग को हम क्या करते थे, आर्मेचर के सीरीज में लगाते थे। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, बातें याद रहती हैं, कोई हादसा हो या कोई इमेज हो सामने तब। तो इसमें भी हमने यही किया है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में लगा दिया है और दो ब्रश अलग से लगा करके उन्हें हमने शॉर्ट कर दिया है। हमने बताया था आपको हम शॉर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है, इसका जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वो रिपल्सन सिस्टम है। यानी कि दो सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, सेम पोल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो उसी सिद्धांत पे ये मोटर हमारी काम करती है। तो इसके जो रोटर है, रोटर पे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक ही तरह का रहे, बार बार चेंज ना हो, क्योंकि इसको सप्लाई देते हैं हम इन सिंगल फेज की। और सिंगल फेज की जब हम सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में फील्ड में एक फ्लक्स बनता है, वो भी वेरिएबल, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन रोटर का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो सेम रहते हैं, इसीलिए हमने कार्बन ब्रश दो लगा करके और आर्मेचर की बाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर दिया ताकि उसके मैग्नेटिक जो पोल हैं वो चेंज ना हो। ठीक है, तो चेंज तो हमारे स्टेटर में हो ही रहे हैं, वो तो एक सेकंड में 50 बार, पता है ना। हमारी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो साइकिल है वो
50 हर्ट्ज है। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार हमारे जो पोल बनते हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से, तो वो 50 बार नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ होते रहते हैं। लेकिन हमारे रोटर के तो फिक्स है, तो जब वो नॉर्थ साउथ होते रहते हैं तो क्या होता है, जैसे ही सेम पोल आता है रोटर का वो उसे धकेल देता है। ठीक है, फिर दूसरा आया, वो भी एक सेम पोल है, तो मगर वहां चेंज हो चुका होता है। 1 सेकंड में 50 टाइम स्टेटर के मैग्नेटिक पोल नॉर्थ साउथ बनते रहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन रोटर में ये चेंज ना हो उसके लिए ब्रश को शॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें करंट कहाँ से आती है? भाई जब हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के फील्ड में कोई कंडक्टर अगर रखें तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। शर्त यही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और वो हमारी एसी करंट दे ही रहे हैं हमें, तो हमने ये लिखा हुआ है सिंगल फेज एसी, हम इसे सप्लाई दे रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन की बात मैं कर चुका हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डीसी मोटर है। भाई इसमें आर्मेचर भी है, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, पूरा हो गया डीसी मोटर। बस फर्क कहाँ आ रहा है? फील्ड में। हम इसकी फील्ड को डीसी सप्लाई ना दे करके एसी सप्लाई देते हैं, राइट। और इसके आर्मेचर को कोई सप्लाई बाहर से देने की जरूरत नहीं है, बस 2 तार, एक न्यूट्रल एक फेज लगाओ और मोटर आपकी चालू। अब इसके कुछ खासियत भी हैं, जैसे इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारी सीरीज मोटर का होता है ना, हमने पढ़ाया था डीसी सीरीज मोटर, तो उसी की तरह इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। और हमने स्टार्टर भी पढ़ाए थे। अब स्टार्टर हमने क्यों लगाए थे? क्योंकि हर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत, मतलब कम ज्यादा की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से कई बार बहुत नुकसान भी हो जाता था। तो उस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर लगाते थे, और हमने कई तरह के स्टार्टर आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें ये खासियत है कि इसकी स्टार्टिंग करंट कम और स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो कितनी बढ़िया मोटर है ये हमारे काम की, है ना। इसी तरीके से जितना आप किसी नॉलेज में घुसेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल से लिंक करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा करे, आईटीआई करे या बीटेक करे, उसमें घुसो, जितना हो सके छोटी छोटी बातों को पकड़ो। भाई कार्बन ब्रश लगाए हैं तो शॉर्ट क्यों कर दिए, ऐसी बातें पकड़ो। हमने जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग की है आर्मेचर के सीरीज में क्यों की है ना। और ये रोटर हमारा घूम कैसे जाता है ना। ऐसी ऐसी बातें पकड़ोगे तभी आप मास्टर बनोगे, मतलब इसके विद्वान बनोगे, पंडित बनोगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बढ़िया चीज मिल रही है। अब हम आते हैं कंपनसेटेड रिपल्शन मोटर। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को स्टडी कर लें। हमने भूमिका काफी बना ली, बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में। अभी देखो यहाँ पे एक बात मैं और कहूंगा, डायग्राम आप कैसा भी बनाएं, कोई भी टीचर कोई भी बनाए, लेकिन उसका कंसेप्ट थ्योरी एक ही होती है। अब मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया है, इसे ज्यादातर हम लोग लाइन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। खुद बनाते हैं भाई, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्थ बना दिया, एक तरफ साउथ बना दिया, और जो पोल है, जो उसकी कोर है स्टेटर की, है ना, उसमें हमने बाइंडिंग दिखा दी। वो भी सब कर सकते हैं, मगर कुल मिलाकर के कंपनसेटेड बाइंडिंग का जो इसके साथ कनेक्शन है वो तो सीरीज में ही रहेगा। आप डायग्राम कैसा भी बना लो, 2 ब्रश हैं वो शॉर्ट होने ही होने हैं।
मेन बाइंडिंग को सप्लाई देनी है, वो भी देनी है। अब डायग्राम कैसे भी बनाओ, डायग्राम की परवाह बिल्कुल मत करना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो ग्रीन कलर का है, ये कलर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि पहली नजर में ही हमें पता लग जाए कि मेन बाइंडिंग हरी वाली है, ग्रीन कलर की है। तो मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, स्पेस नहीं था। तो ये तो हो गया MW, यानी कि ये वाली जो है मेन बाइंडिंग है और ये भी मेन बाइंडिंग है। लेकिन रेड कलर की क्या है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग है ना। तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, जूम करके देख लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के। तो ये हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, राइट। और ये आर्मेचर के सीरीज में लगी है। देखो आर्मेचर का जो ब्रश है, एक ये रहा और एक इधर है, यहाँ कनेक्शन दिए है। और फिर ये आर्मेचर की जो हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, देखो ये बाइंडिंग दो हिस्सों में दिखाई गई है। बाइंडिंग एक ही है, क्योंकि दो हिस्सों में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि फील्ड में जो फील्ड बाइंडिंग है वहां पे तो भाई नॉर्थ और साउथ दो पोल चाहिए ना हमें। तो जो मैग्नेटिक कोर लगी होती है, जिसे मैग्नेटिक शो बोलते हैं, उसके ऊपर जो बाइंडिंग होती है, आधी बाइंडिंग एक शो पे और दूसरी बाइंडिंग दूसरे शो पे। क्वाइल तो एक ही है, तो क्वाइल का एक हिस्सा नॉर्थ बनेगा और दूसरा साउथ बनेगा, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ पहले भी इस बात को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, फिर मेरा मन नहीं मान रहा कि देखो कोई भी क्वाइल है ना, ये क्वाइल है। अब अगर इसमें हम करंट दें तो इसका एक सिरा बनेगा नॉर्थ और एक बनेगा साउथ, राइट। नॉर्थ साउथ बनेगा। मैं वहीं जा रहा हूँ उसको जो हमने बताया था इसकी फील्ड क्वाइल के ऊपर, राइट। तो हमने इसको एक हमने तरीका बताया था, नॉर्थ किधर बनेगा और साउथ किधर बनेगा। तो अब देखो अगर हम इसे, मैंने कहा था एक आप एंड बनाओ और इधर खींच के ले जाओ लंबा और यहाँ एरो बना दो, इसे डाउन करो और एरो बना दो। अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर क्वाइल में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो क्या होगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन बच्चों करंट यहाँ तो उल्टी हो गई, तो हम इसको नहीं, हम सप्लाई यहाँ से देंगे पड़ेगी। क्वाइल को या फील्ड को सप्लाई देने का भी अपना एक महत्व होता है, ठीक है। अब जब सप्लाई हम इधर देंगे तो देखो क्या होगा। अच्छा, इसकी भी डायरेक्शन निकालने का मैं तरीका बताया था। क्या तरीका था कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये फिंगर हमारी बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, हमने इस पर बात कर चुके हैं। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये देखो ध्यान से, ये क्या बनना है, मेरे इस साइड से बोर्ड की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, राइट। तो डायरेक्शन हमारी ये गई, तो ये क्या बनना है, क्लॉकवाइज बनना है, देखो ध्यान से, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज बनने का मतलब ये है कि यहाँ हमारा बन जाएगा साउथ। देखो ध्यान से देखना जरा, ठीक है। इसमें भी आप एरो बना दो। ये वो तरीके हैं, वो टिप्स हैं जिससे कि कोई भी लर्नर इसे भूले ना। ओके, तो इसका मतलब यहाँ साउथ हो गया, तो करंट की डायरेक्शन तो इधर गई, है ना। और ये फिंगर बता रही है फ्लक्स की डायरेक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा साउथ हो गया। जब ये साउथ हो गया तो दूसरा नॉर्थ हो गया। अब काम की बात पे आ रहे हैं बिल्कुल, है ना, कि जो इसके अंदर फील्ड बाइंडिंग होती है, तो आपको पता ही है ये दो तरीके से होती थी। ये एक इधर बन गया, ये हमारी कोर है, क्या है, ये मैग्नेटिक कोर है, और इस पे क्वाइल लगा दी। आधी क्वाइल हमने इधर लगा दी, ठीक है, और आधी क्वाइल, मैं इसी को बता रहा हूं। हमने क्या करा, ये देखो करंट की डायरेक्शन में हमने ऐसे दी, ये ज्यादा नहीं लपड़े पड़ रहे हम, ठीक है। ये देखो क्वाइल तो एक ही है, बस इस क्वाइल के बीच में हमने क्या करा, कोर, आधी क्वाइल एक कोर पे और आधी क्वाइल दूसरी कोर पे। तो यानी कि इसमें का एक जो बनेगा वो नॉर्थ बनेगा और दूसरा साउथ बनेगा,
ठीक है। तो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो कॉइल बनी हुई है दो, बेसिकली कॉइल एक ही है, लेकिन दो हिस्सों में दो नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए हमने कोर पे आधी कॉइल यहाँ लपेट दी और उसी के सीरीज में आधी कॉइल दूसरे पे लपेट दी, क्योंकि दोनों कॉइल तो एक ही है। तो क्या होगा, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसमें एक कॉइल बनाएगी हमारी नॉर्थ और दूसरा बनाएगी साउथ। अब इसमें कोई नॉर्थ बनाएगी और कोई एक साउथ बनाएगी, ऐसे ही कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है। ये भी हमारी मेन बाइंडिंग के साथ ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से लगाएं। हाँ, जो इंटरपोल लगाते थे हम, ध्यान होगा आपको डीसी मोटर में, तो इंटरपोल पे तो अलग से बाइंडिंग होती थी, क्योंकि इंटरपोल अलग से बनाए जाते थे। मेन पोल के बीच में एक इंटरपोल बनाए जाते थे, मेन पोल के मुकाबले छोटे, ठीक है ना। जो कोर होती थी मैग्नेट की वो थोड़े छोटे होते थे और नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होते थे, और आर्मेचर के सीरीज में ये भी है और वो भी है, राइट गाइस। तो मुझे आप देखिए, कंपनसेटेड रिपल्सन बाइंडिंग, प्लेन रिपल्सन बाइंडिंग हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, रेड वाली कॉइल को अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगी प्लेन रिपल्सन मोटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसको थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। ये जो है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो रिपल्सन मोटर के सिद्धांत पे स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, और जब वो रनिंग में आती है तो बन जाती है इंडक्शन मोटर। क्या बन जाती है? एसी इंडक्शन मोटर, जो हमारे घरों में आसपास चारों तरफ होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके गाइस, तो इस तरह की मोटरों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? रिपल्सन मोटर, कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी रिपल्सन मोटर हो, प्लेन हो, इन चारों में से इन सबका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? वहाँ करते हैं जहाँ हमें स्टार्टिंग टॉर्क तो बहुत हाई चाहिए, भाई करंट कम लेगी तो मोटर भी सेफ रहेगी हमारी, है ना, और जहाँ हम यूज कर रहे हैं उसका पूरा सर्किट डायग्राम भी सेफ रहेगा, क्योंकि जब करंट अचानक एकदम बढ़ जाती है सर्किट में, तो या तो फ्यूज उड़ता है या कोई छोटा मोटा एमसीबी गिरेगी या कुछ और नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो एप्लीकेशन है वहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई हो और करंट कम से कम। एग्जाम्पल में दे दूं, अब तो प्रैक्टिस होगी आपको भी, जैसे हमारा एलिवेटर हो गया, कन्वेयर हो गई, जहाँ डायरेक्ट लोड होता है। हाँ, एक एयर कंप्रेसर भी होता है, एयर कंप्रेसर पे भी डायरेक्ट फुल लोड होता है। फुल लोड चलने के बाद ही मोटर पे थोड़ा लोड कम पड़ता है, एकदम स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, नहीं वो घूम घूम करके रह जाएगा, चलेगा ही नहीं, राइट गाइस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तब तक बच्चों आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए शर्मा सर का नमस्कार।